फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 13,007 तूफान एक्सप्रेस कुछ ही देर पे फला संख्या के प्लेटफॉर्म पर आ रही है। प्रयागराज समेत तमाम रेलवे स्टेशनों पर 9 दशकों से गूंज रही ये आवाज़ अब सुनने को नहीं मिलेगी। रेलवे स्टेशन प्रयागराज रास्ते हावड़ा से राजस्थान श्रीगंगानगर को जाने वाली उड़ान आबा तूफान एक्सप्रेस को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। रेलवे की बीती माह लागू हुई नई नियम श्रेणी में इस ट्रेन को स्थान नहीं दिया गया है। देश आज़ाद होने से पहले तूफान एक्सप्रेस ब्रिटिश हुकूमत के समय से पहली बार 1 जून दूरी तय करती थी। ये ट्रेन देश की सबसे लंबी दूरी प्रमुख ट्रेनों में से शामिल थी। हावड़ा से चलने के बाद ट्रेन 45.25 घंटे में श्री गंगानगर की दूरी तय करती थी। लंबी दूरी की ट्रेन होने के कारण इसमें सवार होने वाले अधिकतर स्थानीय होते थे। फिलहाल अब तूफान एक्सप्रेस की कहानी इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई है। बताते चले, एक समय था कि तूफान एक्सप्रेस को सुपरफास्ट की श्रेणी ट्रेन में शामिल थी। ये 8 राज्य परिच झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब होकर राजस्थान की भी दूरी तय करती थी। बताते चले, देश आज़ाद होने के पहले तूफान एक्सप्रेस ब्रिटिश हुकूमत के समय पहली बार 1930 में चलाई गई थी, जो लगभग 45.25 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप वर्षवार आंकड़े देखें तो पिछले 20-25 वर्ष से जितने वर्षों के भी आप आंकड़े ले लें तो वर्ष प्रति वर्ष, वर्ष दर वर्ष, ईयर बाय ईयर ट्रेन्स की संख्या, पैसेंजर कोचिंग ट्रेन्स की संख्या एनसीआर में बढ़ी ही है। और तो और हम लोगों ने, रेल मंत्रालय ने नए स्टॉपेजेस भी हर ट्रेन को दिए हैं ताकि हमारे यात्रियों को असुविधा ना हो। कोरोना काल में ट्रेन सर्विसेज काफ़ी समय के लिए रिस्टोर नहीं हुई थी, लेकिन अब जब कोविड ख़त्म हो चुका है तो लगभग सारी मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर, जो जिसे कम्यूटर सर्विस कहते हैं, वो चालू हो चुकी हैं। और हम लोग जब भी ट्रेन सर्विस इंट्रोड्यूस करते हैं या स्टॉपेजेस देते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारे यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। आप आंकड़े भी देखें तो लगातार ट्रेन्स बढ़ती रही हैं और बढ़ती ही रहेंगी। नगरी प्रयागराज के पहले पुलिस कमिश्नर आईपीएस रमित शर्मा ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही उन्होंने दफ्तर में फरियादियों की सुनवाई सुनी। इसके अलावा मातहत अफसरों के साथ बैठक कर उन्हें ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मीडिया से मुलाकात के बातचीत की। पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने अपनी प्राथमिकताओं को बताया। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के मुताबिक अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल किया जाएगा। संगठित अपराधों पर लगाम भी लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए कमिश्नरेट सिस्टम में सोशल पुलिसिंग पर फोकस किया जाएगा। सोशल मित्र की परिकल्पना को साकार किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा के मुताबिक उन्होंने प्रयागराज में पहले रहने का फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि संगम नगरी के नागरिकों से नए सिस्टम में सहयोग करने की अपील की है ताकि अपराधियों को काबू, कानून व्यवस्था को पहले से बेहतर किया जा सके। बता दें, रमेश शर्मा पहले भी आईजी रेंज प्रयागराज रह चुके हैं। ऐसे में उनका किस तरह से अब यहाँ पर कार्यभार होगा और क्या कुछ कहना था उनका, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम स्थापित हुआ है, जिसके तहत आज मेरे द्वारा इसमें कार्यभार एज प्रथम पुलिस कमिश्नर ग्रहण किया गया है। और इस सिस्टम में जो नई प्रणाली है, इसमें हम लोग जनता को और अधिक बेहतर सेवाएं दे पाएँ। जो अच्छे लोग हैं उनके मन में कानून के प्रति विश्वास स्थापित हो, जो बुरे लोग हैं उनके मन में कानून का डर हो, भय व्याप्त हो उनके अंदर, जो बुरे लोग हैं। ये हम लोगों का प्रयास रहेगा इस प्लानिंग में, क्योंकि मैजिस्ट्रियल पावर्स आती हैं और अन्य चीज़ें आती हैं। तो इस प्रणाली में जो ट्रांजिशन होना है वो ज़्यादा स्मूथ ढंग से हो, अच्छे ढंग से हो। इसके लिए अन्य विभागों के संग समन्वय बना के जितना जल्दी हम लोग इस ट्रांजिशन को लेके और बेहतर से बेहतर हम कार्यान्वित कर सकें, ये हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम इसको प्लान आउट करके और इस तरह से स्थापित करें कि जो डीसीपीज़ हैं और जो अन्य लोग हैं वो अपना बेहतर डिलीवरी नीचे ग्राउंड पे दे सकें। ये हमारा प्रयास रहेगा। जो हम लोगों को कुछ
कुछ मजिस्ट्रियल पावर्स और कुछ एक्ट्स में पावर दी हैं, वो हम लोगों को, जनता को जागरूक, और यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे एडवोकेट्स भी हैं और लीगली जानकार लोग यहाँ बहुत हैं, उनके माध्यम से और उनके सहयोग से हम लोगों को इस तरफ जागरूक करने का भी प्रयास करेंगे कि उन्हें पता रहे। और अंततः प्रयास यही है कि बेटर डिलीवरी ग्राउंड पे हो, जो कानून के हिसाब से जो अच्छे लोग हैं उनको सहयोग मिले और जो बुरे लोग हैं उनको जो उचित दंड है वो मिले। माफियाओं के प्रति जो कार्रवाइयाँ होती रही उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा और अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया जाएगा। पुराने समय पे जो अनुभव है मेरा पुराना, उसका लाभ डेफिनेटली मिलना चाहिए कि उसकी वजह से जो नॉलेज है उसको इस प्रणाली में अपनाने का प्रयास और इसको और बेहतर, स्मूथ, जल्द ट्रांजिशन के लिए यूज़ किया जाएगा। राज्य की जनता से उनके सहयोग के लिए अपील है कि वो सहयोग करें और जो उनका हमेशा स्नेह बना रहा है वो अपना बना के रखें। हम लोग इस नए सिस्टम में प्रयास ये करेंगे कि उनके लिए और अच्छी सेवाएं हम दे पाएँ और उन लोगों को भी महसूस हो कि एक चेंज हुआ है और बेहतर चेंज हुआ है, अच्छे के लिए चेंज हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज शहर के जिला पंचायत सभागार में आज निर्यात प्रोत्साहन को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में निवेश को बढ़ा देने के लिए 160 से अधिक उद्यमियों को आमंत्रित किया गया था। जिला उद्योग की तरफ से कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन के अन्य विभाग के लोगों ने भी हिस्सा लिया। अधिकारी की तरफ से इस अवसर पर उद्यमियों से भी सुझाव मांगे गए और उन्हें भरोसा दिलाया गया कि उनके निवेश के लिए आवश्यक सुविधाएं और वातावरण सृजित करने का प्रशासन की तरफ से पूरा प्रयास होगा। डीएम प्रयागराज के मुताबिक प्रयागराज जिले में निर्यात में निवेश इस समय 200 करोड़ तक पहुंच गया है। निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाला को शुरुआत किया है और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि हम उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना चाहते हैं और वो हम बिना निर्यात को बढ़ाए इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो DGFT का ऑफिस है वहाँ से जॉइंट DG अमित कुमार जी आज वो और उनकी पूरी टीम है यहाँ पर, उन्होंने हमारे जितने यहाँ के उद्यमी हैं, हमारे यहाँ के एग्रीप्रेन्योर्स हैं, हमारे जितने भी यहाँ पर मूंज क्राफ्ट से जुड़े हमारे जो उद्यमी हैं, उन सारों को बुलाकर हम लोगों ने निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाला शुरू की है। तो निर्यात कैसे बढ़ाया जाए, उसमें कैसे क्वालिटी स्टैंडर्ड को प्राप्त किया जाए और किस तरीके से हम लोगों का जो फ़िलहाल 200 करोड़ के आसपास का निर्यात है उसको बढ़ाकर हम लोग एक वर्ष में इसको कितना बढ़ा सकते हैं, सारी चीज़ों पर बात करने के लिए और हमारे उद्यमियों को जानकारी देने के लिए हम लोगों ने आज की निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाला शुरू की है और आगे भी हम लोग बहुत जल्द कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर वापस से कार्यशाला करने वाले हैं और जिसमें हम प्रैक्टिकल जानकारी देंगे कि किस तरीके से वास्तव में हम लोग हमारे निर्यात को बढ़ाएं। तो आज की जो कार्यशाला है ये प्रयागराज के निर्यात को बढ़ाने के लिए मुझे लग रहा है कि मील का पत्थर साबित होगी। कितने करोड़ तक की नहीं, प्रदेश में अगर प्रयागराज की बात करें तो हम फिलहाल 200 करोड़ का निर्यात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये आपको दिखाई देगा कि निर्यात के क्षेत्र में प्रयागराज बहुत आगे बढ़ रहा है। थैंक यू। प्रदेश सरकार की जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में लक्ष्य रखा गया है उसमें प्रयागराज अधिक से अधिक कितना योगदान हो सकता है, उस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने निर्यात कार्यशाला का आयोजन किया है। इस निर्यात कार्यशाला से निर्यात कहाँ किया जाएगा, किन उत्पादों का किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, जो भी जानकारियां हैं वो दिलवाएंगे उद्यमियों को। साथ ही हम 2023 का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है उसका 1000 करोड़ का लक्ष्य है निवेश का, उस निवेश को आकर्षित करने के लिए भी इस कार्यशाला का उद्देश्य रहा है, जिसके माध्यम से हम अपने उद्यमियों को ये बताने जा रहे हैं कि यदि आप निवेश कर सकते हैं उद्योग लगाने में, कारखाना लगाने में, तो निवेश करिए, नहीं तो अपना निवेश आप जो कारखानों से उत्पाद तैयार हो रहे हैं उनका निर्यात करके भी आप जो है एक उद्योग जैसा लाभ कमा सकते हैं, अपना स्वयं का रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। आप कारखाना नहीं लगाना चाहते हैं, निवेश करिए निर्यात प्रोत्साहन में। निर्यात के लिए सरकार हमारी जो है बहुत सारे प्रोत्साहन दे रही है, भारत सरकार प्रोत्साहन दे रही है। उन्हीं प्रोत्साहन को कैसे दिया जाएगा,
आप कैसे निर्यात करेंगे, इसी पर यह कार्यशाला मुख्य रूप से बेस्ड है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सुभाष चौराहे के पास हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ जमकर विरोध और नारेबाजी की है। बता दें, साथ ही हाथों में पोस्टर लिए थे और जिसमें लिखा था पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो, मंदिरों की तोड़फोड़ नहीं करेंगे बर्दाश्त। और साथ ही पाकिस्तान में हो रहे धर्मांतरण पर भी अपना आक्रोश व्यक्त किया है। ऐसे में क्या कुछ कहना था यहाँ पर आए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समुदाय के लोगों का, आइए सुनाते हैं आपको। आज अभी जो सिंध प्रांत में मंदिर तोड़ा गया है उसके विरोध में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रयागराज में, और पाकिस्तान को चेताना चाहते हैं कि वो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे हैं वहाँ पे अत्याचारों को बंद कराए और उस पर अपनी कार्रवाई करे, जिससे जिस तरह हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक खुशहाल रह रहा है और स्वतंत्र है, उसी तरह पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक एकदम खुशहाल रहे और कोई अत्याचार उसके ऊपर ना हो। अभी कुछ दिनों पहले बराबर धर्मांतरण हो रहा है पाकिस्तान में और अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, थम नहीं रहा है। तो मैं पाकिस्तान सरकार से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे सरकारों को, उपद्रवियों को दंड दे, मृत्यु दंड दे और अपने यहाँ हो रहे अत्याचारों को बंद करे। और माननीय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सरकार से बात करके वहां हो रहे अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार को बंद कराएं, नहीं तो पाकिस्तान का भी विलय हिंदुस्तान में करा के अखंड भारत को बनाएं। मैं सरदार पतविंदर सिंह ये अपील करना चाहता हूँ। क्या आपने किसी अधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से ये बात सरकार को बताई है? ज्ञापन नहीं, आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये भारत सरकार से अपील करता हूं कि पाकिस्तान सरकार से मांग करे और वहाँ के हिंदुओं के, वहाँ के अल्पसंख्यकों की सुरक्षित जीवन यापन कर सकें। पाकिस्तान ने बहुत हम लोग के एक बहुत दुष्ट प्रत काम किया, वो दिवालिया हो गया, तब भी अपने को अभी नहीं सुधर रहा है। इस तरह की जो घटनाएं घटते हैं ये विश्व स्तर की भी जाती है और हम लोग जब उनका सबका ध्यान रखते हैं, अल्पसंख्यक क्या उनको सारी सरकारी सुविधाएं देते हैं, सब करते हैं, तो वो हमारे ऊपर क्यों इस तरह का करते हैं? वो डरते नहीं हैं। अगर हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से हम सभी ने निवेदन करते हैं कि इस तरह की जो पाकिस्तान कर रहा है, कदम उठाता है, उसके लिए सख्त कार्रवाई करें। बोलिए पाकिस्तान को हम लोग एकदम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला, सामाजिक सेविका हूँ मैं और समाज सेवा एवं संस्थान की मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं एकदम इनको चकनाचूर कर दूंगी। भारत माता की। संगम नगरी प्रयागराज में अभी भी ईमानदारी बची है और ऐसा ही नज़ीर आज एक पत्रकार ने पेश किया है। बता दें, वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ के संवाददाता अनवर खान ने आज एक आदमी को उनका खोया हुआ पर्स लौटाया है। जहां कल रात अनवर एक शादी से लौट रहे थे, उन्हें सड़क पर पड़ा हुआ पर्स और कुछ उसमें कागजात मिले थे जिसमें काफ़ी पैसे भी थे। अनवर खान ने उस मालिक को संपर्क किया और साथ ही उनको पर्स वापस लौटाया, जिसके बाद मालिक ने खुशी जाहिर करी पर्स के। और ऐसे में क्या कुछ कहना था पर्स के मालिक राजेश का, आइए सुनाते हैं आपको। ये हम सिविल लाइन्स आए थे रात को खाना खाने और एक हमारे मित्र थे, उनको हम स्टेशन छोड़ने गए थे, वहाँ से मैं लौट रहा था। आए तो सिविल लाइन हम खाना खाने गए एक फुटपाथ पे, वहाँ खाना खाने जैसे हमको पैसा देना हुआ तो हमारे जेब में पैसा नहीं था, तो आसपास वहाँ ढूंढे, उनको नहीं मिला। तो आज जो है हमारी दुकान गोविंदपुर में है, तो अनवर सर जो है इनको प्राप्त हुआ था, ये आके हमारी दुकान पे हमारे जो असिस्टेंट हमारे थे उनको अवगत कराए। तो फिर हमको यहाँ फ़ोन करके सुभाष चौराहे बुलाया गया, तो यहाँ से हमें पूरा हमारा पैसा और ATM कार्ड, आधार कार्ड और जो हमारा हिसाब था वो हम दिए। पैसा कितना था आपका? 4000 रुपये के था, पूरा हमें प्राप्त हुआ। आपको पूरा प्राप्त हो चुका है? पूरा प्राप्त हो चुका है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजकुमार है और हमें राजू नाम से जाना जाता है। मैं गोविंदपुर में हमारी फ्रूट शॉप की दुकान है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां माघ मेला 2023 बसने की तैयारी शुरू है और मेला प्रशासन तेजी से कार्य करा रहा है, मगर वहीं एक मामला सामने आया है जहां मेले के लिए पाटून पुल तो तैयार किया जा रहा है, मगर पाटून पुल बनाने के लिए यहां पर मजदूर काम भी कर रहे हो। गंगा की धारा तेज है और ऐसे में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बिना सेफ्टी बेल्ट के ये मजदूर काम करते दिखाई दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसमें कुछ युवक भी हैं। जब उनसे बात की गई तो उनका कहना था हम लोग को तैरना आता है, मगर सेफ्टी बेल्ट उनको नहीं दी गई है। और ऐसे में पिछली बार भी पीपे का पुल बनाने के दौरान एक मजदूर जो कि अरुण निषाद था, जिसका पैर फिसल गया था और वह गंगा में गिर गया था। तेज़ धारा होने के कारण अरुण का
मिलना मुश्किल था और रात में एनडीआरएफ को तलाशना भी मुश्किल था। ऐसे में पिछली बार 15 दिसंबर को ये घटना करीब घटी थी और जिसके बाद एक बार फिर ये खतरा सर पर मंडरा रहा है, जहां यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं और पाटून पीपे का पुल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बिना किस तरह से सेफ्टी बेल्ट के ये पुल पर चल रहे हैं और धारा कितनी तेज़, अगर इसमें गिरते हैं तो क्या हो सकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मगर ज़िम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिस तरह से यहाँ पे पीपे के पुल पर कार्य कराया जा रहा है और बिना सेफ्टी बेल्ट के, ऐसे में कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। ज़िम्मेदारों की लापरवाही आई सामने। अब देखना ही होगा कि इनको सेफ्टी बेल्ट मिलती है या इसी तरह जान खतरे में डालकर करते रहेंगे काम कर रहे हो पीपे के पुल में कितने दिन से? 8 दिन हो गया। 8 दिन हो गया। सेफ्टी बेल्ट के बिना काम करने डर नहीं लगता है? नहीं, पहनने वाले ना पहनने आता है। अच्छा, तैरना आता है? पहनने आता है। तैरना आता है? उसको पहनना नहीं आता तो उसको बाहर कर देते हैं। अच्छा, और बाकी बिना सेफ्टी बेल्ट के काम कर रहे हैं। क्या नाम है? जय। ठीक। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।